हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू मेधावी शॉर्ट्स का नेक्स्ट सेशन। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं मेधावी शॉर्ट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज यू नो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिटिल बिट ट्रिकी टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने गैमेटोजेनेसिस तो कर लिया था, लेकिन इस टॉपिक की बहुत डिमांड है क्योंकि बच्चों को इस पर ग्राफ्स में कन्फ्यूजन होती है, हार्मोन्स में कन्फ्यूजन होती है। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले बेटा फटाफट से सेशन को लाइक कर दो एंड गेट सेट गो। लेट अस स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सारा का सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इस ग्राफ से ही समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, now this is a periodic shedding of endometrium lining in the reproductive cycle of the female, जो कि स्टार्ट होता है मिनार्क पे और जो जाकर खत्म होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ले रही हूँ इसको साइकिल इसीलिए बोले क्योंकि फीमेल की लाइफ में आफ्टर एवरी मंथ रिपीट होता है। जैसे साइकिल का टायर नहीं घूमता, जहां से शुरू हुए वहां पर स्टार्ट हो, वहीं पर खत्म हुआ, देन वहीं से स्टार्ट हुआ, देन वहीं से स्टार्ट हुआ, वैसे ही फीमेल की लाइफ में एवरी मंथ द सेम प्रोसेस रिपीट्स। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसमें वी आर कंसिडरिंग कि जो साइकिल है वो कितने दिन का है, 28 डेज का है। बट इट कैन वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ये साइकिल 30 दिन का भी हो सकता है, ये साइकिल 35 का भी हो सकता है, ये साइकिल 26 का भी हो सकता है। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 28 डेज। तो बना लेते हैं बेटा 28 डेज के लिए। ठीक, सो दिस इज गोइंग टू बी डे 1। सेंटर में लें तो क्या आएगा, डे 14, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, डे 28। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कुछ चेंजेस होते हैं आपके यूट्रस में, साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ चेंजेस कहां पर हो रहे होते हैं, ओवरी में भी हो रहे होते हैं। तो दोनों चीजें ड्रॉ करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस विच आर गोइंग टू हैपन इन द यूट्रस, कि यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, यूट्रस में क्या क्या हो रहा है इस पूरे टाइम के दौरान यूट्रस। एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ओवरी, कि ओवरी में इस टाइम पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि फीमेल 28 डे तक पहुंच चुकी है। 28 डे पर बेटा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ना उस फीमेल की बॉडी में, और एस्ट्रोजन का लेवल है बिल्कुल नीचे आ चुका होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आ जाएगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जो थिक हो चुकी थी पिछले साइकिल में, वो टूटेगी है ना, क्योंकि इस टाइम तक आते आते उसका प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल डाउन हो गया। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, वो टूटेगी। दैट मीन्स अब यहाँ पर सबसे पहले फेज में देयर इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तकरीबन उसको कितने दिन लगेंगे टूटने में, ब्लड वेसल के रप्चर होने में, बाहर आने में, 3 to 5 डेज। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 5th डे तक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो चुकी है बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इस टाइम पर यहां पर आते आते प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो यार लाइनिंग टूटेगी। लाइनिंग टूटने की वजह से पहले फेज को आप बोलोगे मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज का क्या नाम है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इसी टाइम पर एक्चुअल ब्लीडिंग हुई और ब्लड लॉस होगा। साइमल्टेनियसली इन द ओवरी जो FSH और LH थे उनको भी तो नेगेटिव फीडबैक खत्म हुआ। देखो नेगेटिव फीडबैक कौन दे रहा था, यहां पर आ जाओ थोड़ा सा। नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। 28 डे तक खत्म हो गए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उन पे नेगेटिव फीडबैक खत्म, तो यार FSH भी बढ़ा, LH भी बढ़ा। जब FSH बेटा यहां पर ग्रो करना शुरू करेगा, ऊपर से आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्या नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा। तो यहाँ पर फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी साइमल्टेनियसली ओवरी में। ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी फॉलिकल, देन देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी फॉलिकल, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शरी फॉलिकल, एंड अल्टीमेटली बेटा 14 से जस्ट एक दिन पहले, 14 से जस्ट एक दिन पहले 13th डे के अराउंड LH अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, सबसे हाई लेवल अटेन कर लेगा, जिसको आप बोलोगे LH सर्ज। सो जस्ट बिफोर द 14th डे, इस टाइम पर LH इज गोइंग टू रीच इट्स पीक। उसके पीक पर आने के बाद वो तकरीबन 9 से 12 घंटे तक पीक पे ही रहता है, जिसकी वजह से 14वें दिन बेटा जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से क्या रिलीज होगा, नॉट द ओवम,
क्या रिलीज होगा यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। एंड इस फेज को, इस 14th टाइम पे जब आप आए हो, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, ओव्यूलेशन। लेकिन इस पूरे टाइम में 5th to 14 डे पर फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं। यस बेटा, क्या आप कर रहे हैं, फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं ओवरी में। तो यार मैं ओवरी के हिसाब से इस फेज का नाम रख दूंगी फॉलिकुलर फेज। ठीक, क्या नाम रख देंगे, फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं। यूट्रस में क्या चल रहा है, यूट्रस में भी बेटा ऊपर से LH बढ़ा, FSH बढ़ा, तो यूट्रस की भी जो लाइनिंग थी ना वो ग्रो करना शुरू कर गई, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई, नए सेल्स आने स्टार्ट हो गए, है ना, यहां तक पहुंच गए हम। इसी वजह से सिंस इस फॉलिकुलर फेज के टाइम पर यूट्रस की लाइनिंग भी प्रोलिफरेट कर रही है, क्योंकि वही LH आया, वही FSH आया, इस FSH ने फॉलिकल्स को ग्रो कराया, इस LH ने यूट्रस की लाइनिंग को मल्टीप्लाई कराया। तो यार इस फेज का एक और नाम रखना पड़ेगा, क्या बोल देंगे बेटा इसको, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोल दोगे बेटा इसको, प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से ग्रो कर रही है। ठीक, टूटी थी दोबारा ग्रो करी। 13th डे पर आकर मुझे क्या पता चला, LH तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। LH अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो क्या हुआ, उससे कुछ घंटों के बाद देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक, हाँ जी। सेकेंडरी oocyte अपना निकल गए अपने काम पे, आगे फिम्ब्रिया ने पकड़ लिया, फेलोपियन ट्यूब में चले गए। इसका बाकी का सामान, इसका क्या होगा, इसमें फॉलिकुलर सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इनका क्या करें, इनसे बना लेंगे हम एक और स्ट्रक्चर बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बचा हुआ सेल्स ने क्या बना दिया यहाँ पर, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, L for luteum guys and L for, yes guys, L for luteum and L for luteinizing hormone। तो मतलब जब यहाँ पर LH पीक पे था बेटा, जब तक वो LH रहेगा सिस्टम में, तब तक ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रहेंगे। ये कॉर्पस ल्यूटियम ना फूड स्टोर करके बैठते हैं। दीज आर एक्चुअली येलो बॉडीज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है, तो इसको येलो बॉडी भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बट दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम तब तक जिंदा है जब तक LH है। अब ल्यूटियम ने क्या रिलीज किया, देखो अगर बात करें हमारे फॉलिकल्स की, तो फॉलिकल रिलीज कर सकते हैं एस्ट्रोजन। अगर बात करें हमारे ल्यूटियम की, ल्यूटियम के पास डुअल रोल है, ये रिलीज कर सकता है एस्ट्रोजन भी, ये रिलीज कर सकता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन भी, एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और सिक्रीशन बढ़ेगी हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, है ना, सिक्रीटरी सेल्स ऐड होते जाएंगे, तब इस फेज को तुम क्या बोल दोगे, दिस होल फेज इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज। ठीक है, क्या बोल दोगे बेटा इसको, सिक्रीटरी फेज बोल दोगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है वो लाइनिंग को थिक रखता है, सिक्रीशन कराएगा। साथ ही में इस टाइम पर ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, इसी वजह से बेटा इस फेज को और क्या बोल दोगे, ल्यूटियल फेज। तो देखो बेटा आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ इसके अंदर है, सारे आंसर इसके अंदर है। यहाँ फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकुलर फेज, यहाँ प्रोलिफरेशन हो रही है, प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ सिक्रीशन हो रही है, सिक्रीटरी फेज, यहाँ पर ल्यूटियम बन रहा है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, कौन से फेज का नाम क्या है। हाँ जी, कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या सिक्रीट किया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बेटा जब तक रहेगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक रहेगी। ठीक है, ये एस्ट्रोजन जब तक रहेगा फॉलिकल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब बड़ी अजीब सी बात हुई, ये जो पिछला एस्ट्रोजन था इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को दी पॉजिटिव फीडबैक कि तुम LH और FSH भेजो। ये जो ये वाला एस्ट्रोजन है 14वें दिन से पहले वाला, इसने दी पॉजिटिव फीडबैक, तो अपना LH भी बढ़ा, FSH भी बढ़ा, 14वें दिन पर पीक पे आ गया। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है इधर वाली साइड वाला, इसने दी ऊपर जाकर नेगेटिव फीडबैक कि LH खत्म करो, FSH खत्म करो। समझ रहे हो, एस्ट्रोजन ना बड़ा दल बदलू है, पहले कौन सी फीडबैक दे रहा, पॉजिटिव कि FSH और LH आते जाओ। यहाँ पर कौन सी फीडबैक दे रहा बेटा, नेगेटिव कि भाई बस करो, बहुत हो गया। इस साइड पर आके बेटा जब उसने दी वहां नेगेटिव फीडबैक, तो LH का खात्मा हुआ, धीरे धीरे LH डाउन आया। LH डाउन आया तो यार ल्यूटियम भी कैसे जिंदा रहेगा,
ल्यूटियम तो डिपेंडेंट ही था एलएच पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, न्यू ल्यूटियम, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा ये ऊपर जाकर नेगेटिव फीडबैक देंगे, एलएच और एफएसएच खत्म होगा। एलएच खत्म हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम की जिंदगी खत्म। अब बेटा ये बन जाएगा बहुत ही स्मॉल बॉडी, व्हाइट कलर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बन गया ये? कॉर्पस एल्बिकन्स। जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म। प्रोजेस्टेरॉन बेटा खत्म तो इसको अब ठीक कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर मैं बनाऊं यहां पर आपके सारे हॉर्मोन्स का ग्राफ, क्या बनाएं बेटा? हॉर्मोन्स का ग्राफ बनाते हैं। हार्मोन दो जगह से आ रहे हैं, एक तो कहां से आ रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं बेटा? हार्मोन ओवरी से आ रहे हैं। ओवरी में फॉलिकल भी हो सकता है, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम भी हो सकता है। सो डे 1, डे 14 एंड बेटा डे 28, ठीक है, डे 28। इसको भी बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब मैंने आपको सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवाइज करा दिया। अब आप बहुत इजीली यहां पर मेरे साथ 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 बता पाओगे। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम था, ठीक है। कम होने की वजह से ऊपर का फीडबैक हटा, नेगेटिव फीडबैक, है ना। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने यहां पर नेगेटिव फीडबैक दिया। नेगेटिव फीडबैक दिया तो बेटा वो रुक गए। लेकिन जैसे ही ल्यूटियम खत्म हुआ, इसका सोर्स खत्म हुआ, सोर्स खत्म हुआ तो बेटा नेगेटिव फीडबैक हट गया। हटने की वजह से अब धीरे धीरे एंटीरियर पिट्यूटरी किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे? एलएच का भी बढ़ाएंगे, ये एलएच है, ठीक। और किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे? एफएसएच का भी बढ़ाएंगे, ठीक। धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ में ओवरी के फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। तो यहां पर एस्ट्रोजन भी बना दो कि यार एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। ये बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन 14th डे से पहले वाला है। कौन सा फीडबैक देगा बेटा? अभी आपको सिखाया। 14th डे से पहले वाला एस्ट्रोजन कौन सा फीडबैक देता है? पॉजिटिव। वो कहता है कि एलएच तू और बढ़, है ना, एलएच अपना और बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि एफएसएच तुम और बढ़ो, पॉजिटिव फीडबैक दी तुमको, तुम और बढ़ो। और 14 से जस्ट पहले वाले दिन वो क्या आ गए? पीक पे आ गए। पीक पे आए इसी वजह से तो 14 डे पर क्या हुई बेटा? आपकी ओव्यूलेशन। साइमल्टेनियसली अब एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। हाँ जी, 14 डे तक आपको क्लियर हुए। व्हाइट वाला मैंने क्या बनाया है? एलएच। ग्रीन वाला मैंने क्या बनाया है? एफएसएच। 14th डे से पहले का सीन क्लियर कि एस्ट्रोजन आया, इस एस्ट्रोजन ने बेटा इनको पॉजिटिव फीडबैक दी, अपना बढ़ गए। बढ़ने की वजह से क्या हो गई? ओव्यूलेशन हो गई। अब आगे कौन बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बना। इस कॉर्पस ल्यूटियम ने अब क्या रिलीज करना शुरू करा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों, ठीक। तो मतलब एस्ट्रोजन यहां पर दोबारा से बढ़ा, है ना। एस्ट्रोजन बेटा यहां दोबारा बढ़ा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया। ध्यान दे रहे हो? कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया। साथ ही में क्या सिक्रीट किया? प्रोजेस्टेरॉन भी, है ना बेटा। साथ ही में क्या सिक्रीट किया? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन पहले नहीं था, लेकिन इसने बेटा क्या सिक्रीट किया? प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट कर लिया। अब ये जो एस्ट्रोजन है, 14वें दिन के बाद वाला एस्ट्रोजन कौन सी फीडबैक देगा इनको? ये वाला कौन सी फीडबैक देगा? नेगेटिव। और नेगेटिव की वजह से जो एलएच पीक पे आया था ये भी डाउन आएगा, एंड जो एफएसएच भी अपने ऊपर ग्रो कर गया था ये भी क्या आएगा बेटा? डाउन आएगा। इज दिस क्लियर? हाँ जी बेटा, पता चला। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एस्ट्रोजन का खेल चल रहा है। यहां जो फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया उसने पॉजिटिव फीडबैक देके इन दोनों को बढ़ाया। यहां जो उसने कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया उसने नेगेटिव फीडबैक देके इनको घटा दिया। ये घटे तो बेटा ये जिंदा नहीं रह पाया। ये जिंदा नहीं रह पाया तो बेटा आपका अगला साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यही है आपके सारे ग्राफ्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। चलिए सिंपल से क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी पीक 2 बार आ रही है? तुम यहाँ पर देख रहे हो 4 हार्मोन है तुम्हारे पास, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो 2 बारी पीक पे आता है? दैट इज गोइंग टू बी एस्ट्रोजन। तुम्हें दिख ही रहा है एस्ट्रोजन की पीक 2 बारी बन रही है। हाँ जी। ऐसा कौन सा हार्मोन है बेटा जो डोमिनेंट है 14 डे से पहले? इस फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन डोमिनेंट है?
देख ही रहे हो यार, ये भी थोड़े थोड़े कम है, प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे ही नहीं है, तो कौन डोमिनेंट है? एस्ट्रोजन डोमिनेंट है। ऐसा कौन सा हार्मोन है विच इज डोमिनेंट इन दिस फेज, ल्यूटियल फेज? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि ये दोनों तो बढ़ रहे हैं, ये दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भी ज्यादा ग्रो कौन सा कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। सो द डोमिनेंट हार्मोन इन ल्यूटियल फेज इज प्रोजेस्टेरॉन, डोमिनेंट हार्मोन बेटा इन दिस फेज, फॉलिकुलर फेज, इज गोइंग टू बी एस्ट्रोजन, है ना? तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बेटा बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम वेयर यू विल सी ऑल द हार्मोन्स एट वंस। मैंने अलग अलग करके बनाए हैं आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे इस डायग्राम में आप सारे हार्मोन्स एक ही ग्राफ में देख रहे हैं कि 14 डे से जस्ट पहले क्या आई बेटा? इसकी पीक आई, साइमल्टेनियसली एफएसएच भी बढ़ रहा था। ये एस्ट्रोजन की पीक बेटा दो बारी आती हुई दिख रही है, एक बारी पहले आई, एक बारी बाद में आई, है ना? पहले इस एस्ट्रोजन का सोर्स है एफएसएच, बाद में बेटा इस एस्ट्रोजन का सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसकी पीक कितनी बारी आई? सिर्फ एक बारी आई, बाद वाले फेज में। राइट गाइज, सो दिस इज द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बिलीव कि आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं नीट 2020 का, दैट इज which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? सिंपल, ग्राफियन फॉलिकल में से कौन सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगा? वो वैसे ओवम नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने ओवम, बट एक्चुअली इट इज सेकेंडरी oocyte। तुम जानते हो क्यों है? क्योंकि तुमने मेरे से oogenesis folliculogenesis समझी है। ठीक, हाँ जी, किसने अपना क्या कराया? रिलीज कराया। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH। किसकी वजह से बेटा? देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ज्यादा है, या फिर LH और FSH क्या है? कम है। एनी आइडिया? वैसे द करेक्ट आंसर शुड बी कि LH का अमाउंट क्या है उस टाइम पर पीक पे चला गया है, या फिर मैं बोलूंगी ये तो फिट नहीं बैठ रहा उस टाइम पे बेटा, FSH भी कम नहीं होता, दोनों ग्रो कर रहे होते हैं। एक्चुअल में बेटा प्रोजेस्टेरॉन तो होता ही नहीं है उस टाइम पर। ओनली करेक्ट आंसर दैट कैन फिट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट, if mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is unlikely? Which one of the following is unlikely? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बेटा, चलो बताओ कब आया था? 2005 में आया था। यस, अनलाइकली। ABCD आंसर आना चाहिए सारे बच्चों से, हर बच्चा इसका आंसर देगा मुझे। सोच के बताओ, एक एक करके देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर बेटा, चलो मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, इफ द मेमेलियन ओवम हैज फेल्ड टू फर्टिलाइज, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, है ना? menstrual cycle will go on। if menstrual cycle will go on तो कॉर्पस ल्यूटियम को तो डिसइंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, इसको तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है? यस, प्रोजेस्टेरॉन को भी गिरना पड़ेगा क्योंकि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल कराना है, प्रोजेस्टेरॉन भी गिरेगा। प्राइमरी फॉलिकल अगले वाला चालू हो जाएगा बनना, ठीक है? क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ यहाँ पर तो प्राइमरी फॉलिकल आगे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन डिक्रीज नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, ये लोग एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। दिस इज द पॉइंट विच विल नॉट हैपन, दिस इज अनलाइकली टू हैपन। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर C। समझ आया? तीनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए तुम्हारे। ओके, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक्स and become filled with cell to form luteum, albicans, atresia और adiposum। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कल लैक ऑपरॉन है बेटा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा लैक ऑपरॉन हम करेंगे जैसा मतलब तुम क्लास में लर्न करके जाओगे मेरे साथ। क्वेश्चंस भी वहीं पे करा दूंगी और ट्रिक्स के साथ कराऊंगी, एंड यू आर गोइंग टू फॉल लव विद लैक ऑपरॉन, ठीक है? मजा आने वाला है कल की क्लास में 4 बजे। हाँ जी, आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक्स एंड बिकम फिल्ड विद सेल टू फॉर्म। बेटा ओव्यूलेशन हो गई तो जो बच्चे कुछ सेल हैं वो मिलकर क्या बना लेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेंगे, एल्बिकन्स नहीं बनाएंगे बेटा। पहले क्या बनेगा? ल्यूटियम बनेगा ना, उसके बाद एल्बिकन्स का नंबर आएगा। नेक्स्ट,
द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम का साथी कौन है? ल्यूटियम किस वजह से आया था? देखो कई बार होता है ना कि रुतबा होता है, लेकिन वो रुतबा तब तक रहता है जब तक सरकार पावर में है। कुछ लोगों का ऐसा रुतबा होता है, उनके इतने पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, बट वो तब तक होता है जब तक सरकार पावर में है। जिस दिन दूसरी सरकार आई, फुस, कोई रुतबा नहीं है, कोई उनकी पहुंच नहीं होती। ये अपना ल्यूटियम भी वैसा है। कॉर्पस ल्यूटियम का रुतबा तब तक ही है जब तक उसकी सरकार यानी कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पावर में है। जिस दिन एस्ट्रोजन ने दिया नेगेटिव फीडबैक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज होना शुरू किया, तो कॉर्पस ल्यूटियम के भी दिन खत्म हो जाएंगे। तो ग्रोथ उसकी किसकी वजह से हुई बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम की LH की वजह से हुई, क्योंकि सरकार पावर में है, और सरकार कौन है इसकी? LH। चलो नेक्स्ट। अब यार ये कब का क्वेश्चन है? 1994 और 1997 में यही क्वेश्चन आ गया था। और ऐसा क्वेश्चन मतलब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे और तुम्हारा मन करता है यार मैम आज क्वेश्चन आया था, जैसे मैथ करने को भी नहीं बोल रहे हैं 28 दिन का साइकिल है और बताओ ओव्यूलेशन कब होगी, मतलब माइनस करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहे, तो NCERT वाला हो गया। तो किस दिन होगी बेटा ओव्यूलेशन अपनी? 28 - 14 कर ही लो यार, दैट इज 14th डे। नेक्स्ट, दिस इज 2008 क्वेश्चन। Which one of the following statement is incorrect about menstruation? 10 सेकंड में जवाब चाहिए। Which one of the following statement is incorrect about menstruation? क्या गलत है? चलो, during menstruation, हाँ जी, 40 ml of blood is lost। ये बात सही है यार। मेंस्ट्रुएशन में 3 से 5 दिन में 40 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। नो, मेंस्ट्रुएशन में रिलीज होता है फाइब्रिनोलाइसिन। दिस फाइब्रिनोलाइसिन डज नॉट अलाउ द क्लॉट टू फॉर्म। ये क्लॉटिंग को नहीं होने देगा और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड नहीं बनेगा। सो इट डज नॉट क्लॉट। ऑल्दो कई बारी some amount of flow comes with clots, some amount। अगर पूरा ही डिस्चार्ज आपका क्लॉट की फॉर्म में हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है, यू शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट इन दैट केस। बट लिटिल बिट क्लॉटिंग 1 or 2 इट्स ओके, ठीक है, अदरवाइज होना नहीं चाहिए। फाइब्रिनोलाइसिन है क्योंकि वो क्लॉट नहीं होने देता, इट शुड कम इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट, एट मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। हाँ जी बेटा, तब ऐसा इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से एब्रप्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, दिस इज ट्रू। The beginning of the cycle of the menstruation is called as menarche. This is also true. So, absolutely false statement is option number B. B is absolutely false. हाँ जी, next. 2007. In human females, बेटा सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आया है तो लाइक भी कर दो। ऐसे बैठे रहोगे? फटाफट से लाइक करो सेशन को। जितने बच्चे देख रहे हैं सबके सब अभी के अभी लाइक करेंगे, ठीक है, इससे मेरा भी हौसला अफजाई होती है। तुम कमेंट छोड़ के जाते हो, आई फील गुड, आई फील लाइक यार आज के दिन में मैंने कुछ अच्छा किया, अगर मैंने कुछ बच्चों को भी समझाने में मैं सक्षम हो गई। मैंने यूज्ड टू टीच इन ऑफलाइन, इससे पहले मैं कहाँ पढ़ाती थी आपको पता होगा, ठीक है, तब मेरे सामने 40 या फिर मैक्सिमम 45 बच्चों की क्लास होती थी। आज मेरे सामने अगर हजारों बच्चा बैठा है तो आई फील सो, देखो सिरी कह रहा है इंग्लिश में बताऊं, चलो एनीवे, आज जब 1000 बच्चा बैठा है तो आई फील सो प्राउड कि यार अगर उसमें से बच्चे सीख के लेके जा रहे हैं, दैट दिस हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई नॉलेज विद x नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने भी हो, है ना। तो आ जाओ फटाफट से, क्या पूछा? मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय। अब यार यहाँ पे सिरी की मदद ले लो तुम, आस्क सिरी व्हाट इज डेफर्ड। यस, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पोस्टपोन करना है तो आप क्या करोगे? क्या कौन सा वाला हार्मोन लोगे? FSH-LH लोगे? नहीं, FSH-LH से कोई बात नहीं बनेगी। किससे बात बनेगी? प्रोजेस्टेरॉन से। तो हम ले लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो डेफर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, ठीक है। नेक्स्ट, एट विच डे इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH popularly called as LH surge normally occurs? हाँ जी, किस दिन पर LH surge होता है? On which day LH surge happens? About which day in the normal menstrual cycle? 14th day, 20th day, 5th day, 11th day? हाँ जी बताइए।
नॉर्मल यानी कि कितने दिन का साइकिल लोगे? 28 दिन का साइकिल लोगे। 28 दिन में ओव्यूलेशन कब होती है? यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल हैपन ऑन द 14th डे। ठीक है, कब होगा? 14 डे पे होगा ना, सही है। यस, वैसे सच्चाई बताऊं 14 डे वाले दिन ओव्यूलेशन होती है, यानी कि जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो टूटता है। सर्ज जो आता है वो उससे थोड़ा सा पहले आ जाता है, 13th डे वाले दिन आ जाता है, और वो सर्ज फिर रहता है अगले 12-13 घंटे, वो पीक पे ही रहता है। 12-13 घंटे पीक पे रहेगा तो फिर उससे अगले दिन आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है। बट इतना डिटेल में तुम जाना MBBS करने पे, अभी तुम बस इतना याद करो 14वें दिन पीक पे जा रहा है और 14 डे अपना ओव्यूलेशन हो जा रही है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा oogenesis का सवाल आ गया बेटा, मेंस्ट्रुएशन से इसका थोड़ा कम लेना देना है। ये सवाल किसका आ गया? oogenesis का आ गया, बट तुम समझ जाओगे। हाँ जी, अ सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स। देखो, मियोसिस 1 होनी है, मियोसिस 2 होनी है, वो पूछ रहे सेकेंड मैच्योरेशन, यानी कि मियोसिस 2 के बारे में होगी। वो कब होगी? विल अकर, हाँ जी, until after ovum has been penetrated by sperm, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, and in the Graafian follicle shortly after ovulation। हाँ जी, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होती है बेटा? जो ओव्यूलेशन होती है ना, जो यहाँ से निकलता है, वो क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में। सेकेंडरी oocyte, ओवा अभी बना नहीं है। सेकेंडरी oocyte को ओवा बनाने के लिए मुझे किसकी मदद चाहिए? स्पर्म की मदद चाहिए। तो until after it has been penetrated by the sperm। इन्होंने बोल दिया ओवम, बट ये बात सही नहीं है, NCERT बोल दे रही है, लेकिन मेरे बच्चे, सीप मैम के बच्चे जानते हैं कि ये ओवम नहीं है, ये कौन है? सेकेंडरी oocyte है। तुम वहां पर ठीक करके लिखोगे कि क्या है? सेकेंडरी oocyte है। हमारी नॉलेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ऑल्दो हमें NCERT को 100% फॉलो करना ही करना है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, which of the following event is not associated with ovulation in human female? Not associated with ovulation। हाँ जी, बताओ। full development of Graafian follicle, release of secondary oocyte, LH surge, decrease in estradiol। estradiol is estrogen, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। estradiol लिखा हो तो मतलब एस्ट्रोजन की ही बात हो रही है, वही है estradiol। It's a derivative of estrogen only। Yes, which is not associated। ये B वाले कौन है? खड़े हो जाए। ये B वाले कह रहे हैं कि release of secondary oocyte is not associated with ovum, with ovulation। ovulation में तो यही हो रहा है यार, ओव्यूलेशन में तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ही तो हो रहा है। हाउ कुड दिस बी द राइट आंसर? रॉन्ग आंसर। यस, which of the following is not associated? इसके लिए मैं तुम्हें ले जाती हूँ उस डायग्राम पे, बढ़िया वाला डायग्राम। यस, ये डायग्राम देखो, which is not associated with the ovulation। ओव्यूलेशन में बेटा LH surge is associated, होता ही होता है 14 डे पर। ये ब्रेक होएगा तभी सेकेंडरी oocyte निकलेगा, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, नो बेटा, ये एस्ट्रोजन अपना इंक्रीज करता है तभी तो LH पीक पे जाएगा। तो ओव्यूलेशन के दौरान अचानक से डिक्रीज नहीं आएगा, इट इज द डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन विच इज नॉट एसोसिएटेड। उस टाइम पे वो भी पीक पे ही होता है बेटा, एस्ट्रोजन भी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। एलिमिनेशन भी लगाते हैं ना, एलिमिनेशन, उससे भी आ जाता है कि ये मुझे पक्का है, ये तो होता ही होता है, ये भी मुझे पक्का है, ये भी मुझे पक्का है। जो पक्का नहीं है वो आंसर है, कच्चा आंसर है। ठीक है, इफ यू कुड हैव डन एलिमिनेशन देन तो भी आप आंसर निकाल लेते, बट कोई बात नहीं। 2018 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग तो तुम्हें पता ही है आजकल कितने ज्यादा फेमस हो गए हैं, है ना? 2018। एनीवे, मैच करते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम, प्रोलिफरेटिव 14 डे से पहले होता है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा फॉलिकुलर मेंस्ट्रुएशन ब्रेकेज, सिक्रेटरी सिक्रेटरी आ जाएगा अपना ल्यूटियल के सामने, है ना? चलो बताओ क्या निकाला है? मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। तुम्हारे कहने पे टिक कर रही हूँ बेटा, मैंने ऊपर मैच कर दिया, तुमने नीचे देख लिया। ओके जी, डी है, मैक्सिमम जनता कह रही है डी है, तो ओके। हाँ जी, नेक्स्ट 13th।
नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, इट्स अ गुड क्वेश्चन, 2019 में ही आया था, लेटेस्ट है, यानी कि 2019 में 2 सवाल आए थे मेंस्ट्रुएशन के। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज कौन सा है बेटा? एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आ जाए ना, चुपचाप वहां पर ये जरूर बना लो 1, 14, 28, बस ये टाइमलाइन जरूर बना लो ताकि तुम्हें पता चल जाए किसकी बात कर रहे हैं। नो न्यू फॉलिकल्स इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे नया फॉलिकल क्यों नहीं बन जाता? Why does it happen? क्यों नहीं बन जाता? क्यों? Both FSH and LH are low in luteal phase. Follicles do not remain in ovary, ये तो बहुत ही गलत है। FSH level are high in the luteal phase, wrong, and LH level are high in the luteal phase. Correct answer A, क्योंकि फॉलिकल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉलिकल बनाने के लिए मुझे LH और FSH चाहिए, जो कि कम होते हैं आपके ल्यूटियल फेज में। यस बेटा, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वन, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल से ओवम कौन निकालेगा? अब तो तुम्हें पता चल गया यार कौन निकालेगा। यस, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, low concentration of LH, low concentration of FSH, high concentration of estrogen। क्या बताना है? रिलीज ऑफ ओवा, ओव्यूलेशन करानी है, ओव्यूलेशन करानी है। हाँ जी, क्या कराएं? प्रोजेस्टेरॉन को हाई कर दे, कोई लेना देना नहीं है इसका। लो कंसंट्रेशन ऑफ द LH, नो। FSH भी लो नहीं होता है इस टाइम पर, एक ही सूटेबल बैठता है, एस्ट्रोजन। तो तुम याद रखोगे 2 सवालों में बेटा, 2 PYQs में इस चीज को हाईलाइट कर दिया गया है। 2 PYQs में हाईलाइट हो गया है कि यार जब ओव्यूलेशन होगी तब LH तो अपना पीक पे जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही में एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। नोट्स में ऐड कर लो इस पॉइंट्स को, दैट ओव्यूलेशन इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय LH सर्ज, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। इस सवाल में भी आया, इससे पिछले वाले PYQ में भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था। समझ आ गया? यस बेटा, समझ आ गया? यस, समझ आया कि नहीं आया? सो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये नोट कर लिया सबने अपने नोट्स में? जो मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं उसमें हाईलाइट कर लो बेटा, यही फायदा होता है PYQ पढ़ने का। PYQ मैं इसीलिए करा रही हूँ तुमको, क्योंकि वहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे NCERT, मतलब NCERT में से ही है बट कैसे रुख मोड़ते हैं अपना, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार नई चीज आ जाती है जो हमें फोकस करनी होती है, तो ये चीज अब तुमको करनी है, फोकस। So this brings us to the end of today's topic, जिसमें आज हमने कवर किया बहुत important सब टॉपिक्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स। इससे क्या होगा बेटा, आपके एटलीस्ट वो यूनिट्स, वो टॉपिक्स सबसे पक्के हो जाएंगे जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन ऑन है। दैट मीन्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप अनअकैडमी की सिर्फ बुक्स ले सकते हैं, जिसमें 12 प्रिंटेड बुक्स आएंगी, 32 टेस्ट आएंगे और हर टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन बेटा ऐप से लिया जा सकता है, जिसमें अगर आप प्लस और आइकॉनिक नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास बुक्स और अच्छे नोट्स होने चाहिए। तो कोड क्या लगाएंगे इसको लेने के लिए? सीप लाइव लगाएंगे एंड बेटा इस पे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ हुआ उस टाइम पे वो आपको मिल जाएगा। साथ ही में प्लस और आइकॉनिक में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, आप जानते हैं मेरा कोर्स चल रहा है ब्रह्मास्त्र कोर्स, आप ब्रह्मास्त्र कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोड लगाना है बेटा सबको सीप लाइव, आइकॉनिक के लिए भी प्लस के लिए भी। आइकॉनिक में एक चीज एक्स्ट्रा है कि आपको प्रिंटेड नोट्स घर पे मिलते हैं, यानी कि एक मॉड्यूल घर पे मिल जाता है। साथ ही में बेटा आपको एक अनअकैडमी की तरफ से मेंटोर भी मिलता है। तो मेंटोरशिप के लिए, नोट्स के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। अगेन कोड लगाइए सीप लाइव, जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आज चल रहा होगा उतना आपको इसमें मिल जाएगा। कोई भी सेशन बेटा मेरा डिटेल में देखना है तो यू शुड रेफर टू माई लिंक ट्री। लिंक ट्री इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, आप गूगल पे डालिए सीप पाहुजा लिंक ट्री। सिंपली क्या डालना है, मेरा नाम डाल देना है सीप पाहुजा लिंक ट्री। जो पहला लिंक आएगा ना बेटा उसको खोल के देखना, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है 11th की, 12th की, क्रैश कोर्स की, हर एक के लेक्चर 1 2 3, साथ ही में आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ये जो टाइम है जिसमें थोड़ी सी क्लास कम हो रही है, उस टाइम पे आप अच्छे से अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे जेनेटिक्स तुम्हें डिफिकल्ट लगता है कराया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी डिफिकल्ट लगता है कराया हुआ है, वो सब बेटा आप लिंक ट्री से देख डालो, खत्म कर डालो। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा
जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो कोशिश करें आइकॉनिक लें एंड टाइमली लें। जो भी करना ना यार लाइफ में डिसीजन लेना, डिसीजन टाइमली लेके डन करो। ओके चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।